हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 12 का ही सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा था, हमारा पहला वाला जो टॉपिक था वो राउल्ट्स लॉ था। अब हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जनरली आपको बेसिकली क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो मैं एक आपको ये डिफरेंस वे में ही समझाऊंगी। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ओबे करते हैं किसको? राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ क्या है? हमने बताया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल था मोल्स का, और प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेंट का इनटू था। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो मतलब आप सॉल्यूट ले लो, सॉल्वेंट ले लो, या सॉल्यूशन जो बना रहे हैं, तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, तो वो कहलाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। और जिनका मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल हो, मतलब आइडेंटिकल मतलब कैसा हो? सेम हो, और जिसमें जो फोर्स है वो कैसा हो? वो भी सेम हो। मतलब जैसे कि हमने क्या लिया, एक लिया सॉल्यूट, ठीक है, प्लस एक लिया सॉल्वेंट, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, इन दोनों को हमने मिक्स किया, क्या बनाया? हमने बनाया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जब इंटरेक्शन होगा किसका, हम मॉलिक्यूलर साइज देख रहे हैं, फोर्स देख रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? वो आपस में इंटरेक्ट होंगे, आपस में जुड़ेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो किस टाइप से बनाएंगे? हमेशा ए टाइप का बनाएंगे, या फिर बी टाइप का बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट से ही जुड़ेगा जाके, और जो सॉल्वेंट है वो किससे? सॉल्वेंट से ही जुड़ेगा। तो हमेशा इसमें जो सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में बॉन्ड्स बनते हैं, या फोर्स बनती है, या मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, और हमेशा ए टाइप या बी टाइप के बनते हैं। अब इसमें देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, हीट। हीट क्या है? हीट का मतलब है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन हमने जो लिया, आइडियल सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं, उसको अगर आप क्या करते हो? हीट करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो। डेल का मतलब होता है, यहाँ पे जो डेल सिंबल मैंने बनाया है, इसका मतलब होता है चेंज। मतलब अगर आप हीट में चेंज करते हो, या तो हीट को बढ़ाते हो या तो हीट को कम करते हो। मतलब उसको या तो आप सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें से या तो हीट निकलेगी, आप दोगे उसको हीट तो निकलेगी हीट, या फिर हीट उसमें से नहीं निकलेगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। तो दोनों ही इसमें हीट जो रहती है, मतलब इसमें हीट क्या होती है? निकलती ही नहीं है, ना ही चेंज होती है। मतलब सॉल्यूशन में जब आप क्या करोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दोगे, तो इसमें हीट जो रहती है वो ना के फॉर्म में रहती है, नो रहती है, जीरो रहती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है, मान लीजिए आपने NaCl का सॉल्यूशन लिया, आपने उसको मिलाया, बनाया, जो भी सॉल्यूशन बनेगा, हो सकता है कुछ उसमें से ऐसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो कि जो क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए, तो वॉल्यूम क्या होगा? सॉल्यूशन का कम होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर साइज और हम जो फोर्स पढ़ा है, जो मेन बताया है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर मेंशन करना होगा। इसके कारण वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी चीज इवोपरेट नहीं होती, कोई भी चीज वहां से एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो भी कैसी रहेगी? आपकी जीरो। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो N-हेक्सेन और N-हेप्टेन। N-हेक्सेन मतलब लंबी चेन होगी आपकी किसकी? कार्बन की, CH2 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 ऐसे करके ये N-हेक्सेन की चेंज हो जाएगी। फिर हेप्टेन लिखा है तो क्या होगा? 7 इसमें क्या हो जाएंगे? कार्बन हो जाएंगे। ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आगे हम बताएंगे इसको, आपने पढ़ा भी होगा। फिर इसके बाद लिखा है दूसरा एग्जाम्पल मैंने, C2H5Br, इसको बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड, और C2H5Cl इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, या आप इसको ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं, इसको क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं। इसी का ही आप अगर अगेंस्ट ले लेते हो, मतलब इसी का ही अगर आप अपोजिट में ले लेते हो, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती है, अगर हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव ही बनाता है। ठीक है, ये जो रहता है हमेशा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ये पॉजिटिव ग्राफ बनाता है। इसमें आते हैं तो ये क्या करेगा? डू नॉट ओबे या राउल्ट्स लॉ। मॉलिक्यूलर साइज कैसे होंगे? आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसी पॉइंट्स का आप लिख सकते हो उल्टा। चेंज इन हीट होगी, यहाँ पे हीट लोअर भी होगी, ठीक है, और हायर भी होगी, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर का साइज जो है, जो फोर्स है, वो कैसे है? सेम नहीं है, इसलिए हाई भी होगा और लो भी होगा। वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा। और उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एग्जाम्पल में आप इसमें ले सकते हो एसीटोन,
प्लस इथाइल इथेनॉल C2H5OH। ये इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अच्छा, इसमें जो डेविएशन होगा ग्राफ के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो वो कैसा होता है, ग्राफ में इसमें पॉजिटिव भी होता है प्लस नेगेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास लोअर हायर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हीट में, तो डेविएशन आ रहा है। डेविएशन के कारण जो होगा पॉजिटिव ग्राफ भी मिल सकता है, हमें नेगेटिव ग्राफ भी मिलेगा। ये है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने अभी पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर डिवाइड करते हैं, इस वर्ड को डिवाइड करते हैं, सिर्फ कॉलिगेटिव को ही देखते हैं, तो को का मतलब होता है क्या, टुगेदर। ठीक है, को का मतलब होता है टुगेदर। लेटिव मतलब बाइंड, टू इसका मतलब आप बोल सकते हो बाइंड, मतलब एक साथ किसी भी चीज को बाइंड कर देना, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव। एक साथ किसी भी चीज को बाइंड करना, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में किस टाइप से बॉन्ड्स बन रहे हैं, किस टाइप से मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब कि ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, आयंस हो गए या एटम्स हो गए, इन पे डिपेंड करेगी। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स पे डिपेंड करेगी। दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो क्या होगा, द सॉल्यूशन या द सब्सटेंस विच बाइंड टुगेदर द मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस, that is called colligative property, and it depends on the nature. It does not depend on the nature, it depends on the number of molecules, ions and atoms. That is called colligative property. अब colligative property के 4 types बताए गए हैं। पहला है relative lowering of vapor pressure, दूसरा है elevation of boiling point, थर्ड है depression in freezing point, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट में इनके बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इनमें कुछ डेरिवेशंस होती हैं, इनके बेस्ड फॉर्मूले हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं जनरली, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आपको जस्ट आईक्यू के लेवल से पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब टर्म से ही समझ में आ रहा है कि किसी के सब्सटेंस के रिलेशन में वेपर प्रेशर का क्या हो जाना, लो होना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या होगा, जब हम किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किस में मिक्स करेंगे, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब हम व्हेन वी मिक्स द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द volatile solvent to form mixture, that is called relative lowering of vapor pressure। क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स को एवोपरेट नहीं होने देगा, आगे उसको वेपराइज नहीं होने देगा, तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो डाउन होगा। तो ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है आपका क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एटीएम होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जब वो वेपर प्रेशर के इक्वल किसके हो जाए, वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, या वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ये वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट, दो चीजें आपने सुनी होंगी। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज का मेल्ट होना, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का बॉइल होना, लेकिन ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूट जो होता है आपका वो कैसा होता है, दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो वो कहलाता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का और ज्यादा डिप्रेस हो जाना। अब इसका एग्जांपल मैं रेडिएटर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। रेडिएटर्स जनरली किस में होते हैं, कार्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कार को ठंडा करने के लिए होते हैं।
इसमें कार्स को ठंडा करने के लिए होते हैं, तो मतलब इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी हुई। ये जरूर किसी चीज को क्या करता है, ठंडा करता है, फ्रीज करता है, मतलब एंटी फ्रीजिंग है ये क्या हुआ, एंटी फ्रीजिंग हुआ। अब एंटी फ्रीज करने के लिए इसमें हम लोग क्या डालेंगे, ऑब्वियसली वाटर डालेंगे। अगर हम इसमें वाटर डायरेक्ट डाल दें रेडिएटर में तो क्या होगा, वाटर जम जाएगा, आइस बन जाएगा, कोल्ड बन जाएगा। इसीलिए क्या होता है, रेडिएटर्स में एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस डाले जाते हैं। मतलब ऐसे कोई सब्सटेंस होते हैं जो ऑलरेडी रेडिएटर्स में डले होते हैं, जो कि वाटर को आइस बनने से रोकते हैं, तो वो कहलाते हैं एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये किस में होते हैं, रेडिएटर्स में। ये इसका एग्जांपल है, मतलब किसी भी चीज को फ्रीज होने से रोकना, डिप्रेस होने से रोकना, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं, आपका आइस वाले जो एरियाज होते हैं, मतलब जो कंट्रीज होती हैं, कोल्ड कंट्रीज होती हैं, आप कोल्ड कंट्रीज बोल सकते हो, उनके बारे में अगर लेना चाहो तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, वहां पे क्या होती है, स्नो जम जाती है, बहुत ज्यादा आइसिंग होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जनरली NaCl या फिर आप बोल सकते हो CaCl2, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये दो टाइप के जो सॉल्ट्स हैं ये यूज करते हैं। इनके यूज करने से क्या होता है, सॉल्ट्स के यूज करने से जो स्नो होती है या आइस होती है वो जम नहीं पाती। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं, मतलब वो आइस को जमने ही नहीं देते हैं, वो इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, तो वो आइस या स्नो बनने नहीं देते हैं। तो यही कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट IMP है, ये पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ।